So we'll go ahead with the last remaining part of friction. Motion of two blocks one over another. जैसे नाम है, यहाँ पे दो blocks है, दो blocks, one block is over another और एक block दूसरे के ऊपर motion perform कर रहा है. तो पहले तो टाइटल ही अच्छे से समझ लेना, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा. मोशन ऑफ two blocks one over another. तो पहले सिचुएशन अच्छे से समझ लो. इसके टोटल दो केसेस बनते हैं और दोनों केसेस में तीन तीन चार चार सब केसेस है. तो दोनों में से मैं एक ही केस डिस्कस करूंगा, एक आपको असाइनमेंट रहेगा फॉर यू टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ. तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. अभी तक मैंने ये रफ है या स्मूथ है ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया. देयर इज सम हॉरिजॉन्टल सरफेस. देन उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक है. दिस इज सम ब्लॉक, सम बॉडी. चलो इसको नाम दे देते हैं. लेट अस से दिस बॉडी इज बी और इसका जो मास है वो है कैपिटल एम. मास इज कैपिटल एम. देन उसके ऊपर और एक ब्लॉक है, उसके ऊपर और एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल एम. बट तो पहले तो सिचुएशन समझ लो कि आई हैव नॉट यूज्ड वर्ड फ्रिक्शन एनीवेयर. एक सरफेस था, उसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, ब्लॉक को नाम दे दिया बी. उसके ऊपर और एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल एम, उसको नाम दे दिया ए. अब इसमें दो सिचुएशन होती है कि आप ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो कि नीचे वाले पे लगा रहे हो. तो दोनों में से मैं एक ही केस डिस्कस करूंगा. लेट अस से वी अप्लाई फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक. तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए. किस पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग? ब्लॉक ए पे. तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए, force applied on the upper block, on the upper block A या तो on the upper body A. अब इसमें तीन सिचुएशन बनती है. नंबर वन, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर. ना ए और बी में फ्रिक्शन है, ना बी और सरफेस में फ्रिक्शन है, तो नो फ्रिक्शन. नंबर टू, when there is friction between A and B, but there is no friction between B and the surface. Number three, when there is friction between A and B, B and surface. बराबर. तो हमने जब अपर बॉडी पे, अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया, इसमें तीन सिचुएशन लेने हैं हमको. नंबर वन, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर. ना ए बी ना बी और सरफेस में फ्रिक्शन है. एक कंडीशन हमको लेनी है जिसमें ए और बी में फ्रिक्शन है लेकिन बी और सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है. और तीसरा लेना है जिसमें ए बी और सरफेस तीनों में फ्रिक्शन है. तो ए बी और बी और सरफेस में जो फ्रिक्शन है, ये केस पे नॉर्मली क्वेश्चंस आते नहीं है बिकॉज थोड़ा सा वो ज़्यादा ही हो जाता है. इसके लिए हम लोग खुद को दो ही टॉपिक पर रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, नो फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी. और हम लोग खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फोर्स अप्लाइड टू अपर बॉडी ए. फोर्स अप्लाइड टू लोअर बॉडी बी के लिए वो आपको असाइनमेंट है, यू हैव टू वर्क आउट बाय योरसेल्फ ऑल द इक्वेशंस. तो इसको हम लोग देखेंगे दो केस में. So we'll see two cases, no friction anywhere, friction between A and B. तीसरा केस नोट्स में सब कुछ दिया है, मॉड्यूल्स में सब कुछ दिया है, बट हर चीज में क्लास में लो तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा. तो यू हैव टू वर्क आउट सम ऑफ द केसेस बाय योरसेल्फ. तो थोड़ा सा आपको खुद को भी देखना है. गुड. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं दो ही केस लूंगा, नो फ्रिक्शन, no friction and friction between A and B. तो B और सरफेस में फ्रिक्शन हम लोग ले नहीं रहे. जब फ्रिक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो तुमने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया, लेट अस से P, अप्लाइड फोर्स इज P एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, कोई फ्रिक्शन नहीं है. हमको अभी यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है. नंबर वन, पहले मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर मैं ए पे फोर्स लगा रहा हूँ और फ्रिक्शन नहीं है ए और बी के बीच में, तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट मूव होंगे कि सिर्फ ए मूव होगा? सिर्फ ए, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है तो सिर्फ ए मूव होगा. तो ए का एक्सेशन चाहिए, बी का तो जीरो है बिकॉज बी इज नॉट मूविंग. नंबर टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉल टाइम. फॉल टाइम मतलब बेसिकली
क्योंकि बी मूव ही नहीं हो रहा है तो ए मूव होगा, मूव होते 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 वो ए ऑब्जेक्ट बी से नीचे गिर जाएगा, तो टाइम ऑफ फॉल। तो टाइम ऑफ फॉल निकालना है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो लेट अस से द लेंथ ऑफ ब्लॉक बी इज एल और हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फॉल। क्या फाइंड करना है हमको? टाइम ऑफ फॉल। तो दो चीजें फाइंड करनी है, तो विल सी वन बाय वन हाउ टू फाइंड आउट। सबसे पहले फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे तो एक ही फोर्स है ना, P अपॉन m। अब वो आपके मॉड्यूल्स में शायद F बोला है इधर, शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। चलो F तो F अपॉन m डजंट मैटर, करेक्ट। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ B? 0, बिकॉज B इज नॉट मूविंग एट ऑल। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। देन ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ क्या है? L। तो ये A कितना डिस्टेंस कवर करेगा B के ऊपर? L। तो क्या यूज करोगे पता है? S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। उसमें से U तो 0 था क्योंकि इनिशियल तो वेलोसिटी 0 था, और S की वैल्यू कितनी है? L प्लस हाफ A। किसका A? A का A, क्योंकि B तो मूव ही नहीं हो रहा ना। और टाइम ऑफ फॉल किसका? A का। तो ये ऐसा आएगा, L इक्वल टू 1/2। व्हाट इज A ऑफ A? F by m T स्क्वायर, बराबर, गुड। देन यू हैव यहां से मिल जाएगा आपको टी स्क्वायर इक्वल टू 2ml बाई एफ। तो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ml बाई एफ। दिस इज टाइम ऑफ फॉल ऑफ A फ्रॉम B। यहाँ तक क्लियर? बहुत ही सिंपल केस है, सिर्फ मॉड्यूल में थोड़ा डिटेल है तो उसके लिए थोड़ा सा तुमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देन फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर A और B में फ्रिक्शन है तो इसमें दो सब केसेस है। अब कैसे सब केसेस है देख लो। तो यू हैव फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B में यू हैव टू सब केसेस। नंबर 1, बताओ क्या क्या केस बनेगा? थिंक, व्हाट डू यू थिंक? ए और बी में फ्रिक्शन तो बोला ही है ना मैंने, ए और बी में फ्रिक्शन है। इसमें कौन से दो केस बन सकते हैं? जो तुमने फोर्स अप्लाई किया F, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा, तो दो केसेस बनते हैं। तो इसमें दो केसेस ऐसे हैं, जो अप्लाइड फोर्स F है, F इट इज लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर इट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट अब इमेजिन कि अगर अप्लाइड फोर्स F ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, व्हाट डज दैट मीन? स्टैटिक मतलब क्या? मूव नहीं होगा। गलत, गलत। अगर एक सरफेस के ऊपर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रखता मैं, डायरेक्टली सरफेस के ऊपर, और ऑब्जेक्ट और सरफेस में फ्रिक्शन होता, और अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया वो लिमिटिंग से कम है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सरफेस के ऊपर है कि दूसरे ब्लॉक के ऊपर है? दूसरे। ए और बी में फ्रिक्शन है, यस। बी और सरफेस में है, नो। तो जब मैं ए पे फोर्स लगा रहा हूं, अगर वो फोर्स ग्रेटर लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, क्या हो? लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस देन। तो फोर्स ज्यादा फ्रिक्शन का है और कम किसका है? अप्लाइड। तो वो जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में लेके चलेगा। तो व्हेन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, राइट, तो ये दोनों एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, क्योंकि फोर्स लगाया तुमने, ए और बी को तो अलग कर नहीं पा रहे हो क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है। लेकिन बी और सरफेस में फ्रिक्शन था क्या? नहीं। तो ये पूरा सिस्टम ही मूव होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो होगा कॉमन एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास इज बेसिकली कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहाँ तक क्लियर? तो जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो तो ए और बी उनका मोशन होगा कंबाइंड ओवर द सरफेस। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब उसका जो दूसरा केस है उसको मैं अलग से ही डिस्कस कर लेता हूँ, बेटर ऑफ। तो जो इसका दूसरा केस है, वेयर
F is greater than limiting friction. अब यहाँ पे when applied force is greater than limiting friction, इस केस में what you have is दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। जो लोग नए हैं उनको शायद फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से पता नहीं हो, तो आज पता लग जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं, बाकी सारी चीजें दिखाते नहीं है। तो अगर ये ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना था m, करेक्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमको सिर्फ बॉडी और उस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने हैं। तो ए पे कितना फोर्स लगा, F, वेरी गुड। ये था अप्लाइड फोर्स, ठीक। व्हाट एल्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, वेरी गुड, Fl। अब आ जाता हूँ बी पे, थोड़ा बी का भी सोच लो। तो ये आ गया आपका मास कैपिटल M, ब्लॉक क्या है B, पक्का। B पे कौन सा फोर्स लग रहा है आपको याद है क्या? जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा होता है वो सरफेस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगाता है, एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है फ्रिक्शन। तो A और B में फ्रिक्शन था, तो A और B में फ्रिक्शन था, तो A ने B पे क्या लगाया, फ्रिक्शन, वो था एक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट। तो ये जो Fl है इसका रिएक्शन होगा, क्या होगा, क्या होगा, रिएक्शन। A B के ऊपर से मूव होना स्टार्ट हुआ ही था बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स F, उसको किसने अपोज किया, फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन है क्योंकि मूव जस्ट हुआ, जस्ट, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे, एक्शन हो गया ए पे, और ए बी पे क्या करेगा फिर, रिएक्शन। एक्शन अगर लेफ्ट में तो रिएक्शन राइट में, तो राइट में। इसके लिए फिर ये जो बी ब्लॉक है ये भी मूव होगा, और एक्शन रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेम। क्या होती है, सेम, गुड। तो इस केस में आपको ए का एक्सेशन अलग से फाइंड करना है और बी का एक्सेशन अलग से फाइंड करना है, गुड, पक्का। मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा कंफ्यूज होता है शुरू में लेकिन देन इट इज इजी। तो मुझे बताओ एक्सेशन फाइंड करने के लिए क्या लिखते हो, नेट फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ पे टोटल मास मत बोल देना क्योंकि यहाँ पे तुम इंडिपेंडेंटली जो ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हो। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स, F, एंड दिस इज Fl अपॉन m, ये हो गया A ऑफ A, करेक्ट। व्हाट इज एक्सेशन ऑफ B, Fl अपॉन m, करेक्ट, गुड। बट व्हाट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या, म्यू आर। अच्छा, और एक चीज तुमको ये भी समझनी है, मैंने ये केस लिया जस्ट मूविंग का, लेकिन जब तुम एक्सेशन की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, तो काइनेटिक कर दो इसको फिर, तो मेक इट काइनेटिक, डजंट मैटर, इट इज जस्ट अबाउट जस्ट मूविंग और मूविंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, एम जी, बराबर। और थोड़ा सा केयरफुल ये स्मॉल m लिखना, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन किसका है, किसका है, A का। तो A के इसमें मास ऑफ A, व्हाट इज मास ऑफ A, स्मॉल m। यहाँ पे क्या आएगा, म्यू के m, और कैपिटल M कैसे, मैंने अभी तो बोला एक्शन रिएक्शन सेम होता है। अगर एक्शन में तुम एफ के को म्यू के एम जी लिख रहे हो तो यहाँ पे भी म्यू के एम जी लिखा जाएगा ना, तो नहीं तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। डायमेंशनली तो कैंसिल होना चाहिए लेकिन मास कैंसिल डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। तो दैट वाज योर लास्ट टॉपिक। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, इट इज टू सिंपल। थोड़ा कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि यू हैव टू थिंक प्रॉपरली कि किस पे फोर्स लग रहा है, कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। तो मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर, दो ब्लॉक है, एक A है एक B है, B के ऊपर A रखा है और नीचे क्या है, सरफेस है, क्या है, सरफेस, पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। देन आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर के ब्लॉक पे। अब जब आप ऊपर के ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि फ्रिक्शन है कि नहीं है। तो केस 1 देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, ना A और B में, ना B और सरफेस में। केस 2 वेयर फ्रिक्शन इज बिटवीन A एंड B, सरफेस का हमने अभी भी लिया नहीं है, गुड। तो दो केसेस बन गए, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B। जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो A ब्लॉक किसके ऊपर से मूव होगा, B के, राइट। तो एक्सेशन सिर्फ किसका होगा, A का, क्योंकि B तो मूव नहीं हो रहा।
व्हाट इज एक्सेलरेशन? अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, हु इज मूविंग? ए, तो मास ऑफ ए, एंड देन यू कैन फाइंड आउट टाइम ऑफ फॉल। कैसे? s इक्वल टू ut प्लस 1/80²। s की वैल्यू क्या है? l, क्योंकि ए ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर करेगा? l, करेक्ट। उसका u 0 था, a ऑफ a वो f बाई m है इनटू t², तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा t अंडर रूट ऑफ 2ml बाई f, करेक्ट, अंडर रूट ऑफ 2ml बाई f। देन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन a and b, friction between a and b, friction between a and b, friction between a and b। is there friction between b and surface? no। तो आप अभी किस पे फोर्स लगा रहे हो? a पे। तो दो केस है, जो तुमने फोर्स लगाया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। अगर लिमिटिंग से कम है तो a b के सरफेस पे मूव नहीं हो पाएगा, a और b साथ में मूव होंगे, क्योंकि जो फोर्स तुमने लगाया वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम, तो दोनों सिस्टम एक साथ मूव होंगे। तो a अपॉन f अपॉन m टोटल, व्हाट इज m टोटल? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। पक्का पक्का। व्हेन यू अप्लाई फोर्स व्हिच इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब दोनों ऑब्जेक्ट मूव होंगे, a भी मूव होगा टू द राइट और b भी होगा मूव टू द राइट, बट विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो तुमको दो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ए पे कितना कौन सा फोर्स है, अप्लाइड और फ्रिक्शन, और बी पे क्या है? सिर्फ फ्रिक्शन, क्योंकि वो एक्शन का रिएक्शन था। तो ए पे कितने फोर्सेस? दो, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब तुम बोल रहे हो कि वो मूव हो रहा है, करेक्ट। जस्ट वर्ड यूज करोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, बराबर। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए? नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ ए। व्हाट इज नेट फोर्स? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, correct। and what about acceleration of b? it is just fk by m, but what is fk? mu k mg by capital M। clear यहाँ तक? good। so it is time for us to start with questions, और ये क्वेश्चन सेट आपको कल मिल जाएगा, मतलब प्रिंटेड कॉपी। तो now we'll start with first question। हाँ, मॉड्यूल्स में नहीं है वो, क्यों? क्योंकि इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूल्स में कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं, फ्रिक्शन इज वन ऑफ देम, तो वो तुमको पूरा का पूरा असाइनमेंट होता है, उसके कुछ क्वेश्चन इसमें है, राइट। तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आर असाइनमेंट फॉर यू। तो दिस इज अ न्यू सेट। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लाइंग ऑन अ रफ प्लेन inclined at an angle of 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रिक से तुमको आंसर बताने वाला हूँ। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप, पुल द बॉडी अप। याद रखना, हमारे पास एक बॉडी जिसका मास क्या है? 10 kg। ये किस पे रखा है? रफ प्लेन, और रफ प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल? 30। कितना है? कितना है? कितना है? 30। तो दिस इज द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन में अगर बॉडी नीचे आ रही हो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और ऊपर जा रही हो तो g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो यू हैव आंसर्ड इट। फोर्स पूछा है ना तुमको, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप, सही है, गुड। तो ma, व्हाट इज a फॉर अप? g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, वेरी गुड। तो ये आ गया n की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 9.8 ही ले लो फिलहाल, तो फिलहाल, जो कि बोला नहीं g की वैल्यू 10 लेने के लिए, वैसे 10 लोगे तो भी आंसर आएगा नियरेस्ट। क्यों? लुक, व्हाट इज दिस नंबर? 914। व्हाट इज दिस नंबर? 91.4। व्हाट इज दिस नंबर? 9.15। दिस इज, इसका मतलब सब में 10 टाइम्स का डिफरेंस है। तो जब ऐसा हो ना, तो तुम इसको 10 भी ले लो तो भी चलता है, क्योंकि आंसर्स आसपास में नहीं है। m10 g10 sin 30 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 0.5 cos 30, तो कितना हो गया ये? 100। व्हाट इज sin 30? 0.5। कितना? व्हाट इज cos 30? √3/2 इज 0.866, उसका हाफ 0.433, 0.433 और 0.5 0.933, तो 93.3 के आस पास। बताओ, 91.4। नेक्स्ट क्वेश्चन।
a body of weight 64 न्यूटन is push force है with just मतलब limiting friction की बात हो रही है, with just enough force to start it moving across horizontal floor. तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है 64 न्यूटन, एंड द सेम फोर्स मतलब 64 न्यूटन कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स. देखो तुम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स द बॉडी जस्ट मूव्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके बाद तो बॉडी मूव होगा ना, होगा. उसके बाद बॉडी मूव होगा बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और वो फोर्स की वैल्यू भी कितनी है 64, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स भी कितना है 64, राइट. क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि जस्ट मूव करने के लिए 64 और एक बार मोशन स्टार्ट हो गया फिर भी 64, सेम फोर्स, करेक्ट. इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आर 0.6 एंड 0.4. वैसे तुम कंफ्यूज हो भी जाओ तो डोंट वरी, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा स्टैटिक से कम होता है. तो बड़ा वैल्यू किसका है स्टैटिक का, छोटा किसका है काइनेटिक का, राइट. द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, ऐसा पूछा है. तो दो केसेस में देख लेते हैं, केस 1 केस 2. मैं पहले केस 2 पे जाता हूँ, फिर समझेगा कि केस 1 का रोल कहाँ आ रहा है. तो मैं केस 2 पे पहले जाता हूँ. केस 2 में जब बॉडी मूव हो रहा है, बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग, तो जब बॉडी ऑलरेडी मूव हो रहा है तो हमने एक फोर्स लगा के रखा है. कितना फोर्स लगा के रखा है 64 न्यूटन का. कितना 64 न्यूटन. इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से कैपिटल एफ. तो यू नो कैपिटल एफ इज 64, ठीक. उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन काइनेटिक, क्योंकि बॉडी इज मूविंग एंड बॉडी इज मूविंग टू द राइट, करेक्ट. और आपको पूछा है ए, व्हाट इज ए, एफ माइनस एफ के अपॉन एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, करेक्ट. गुड. देन ए इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना 64 और ये कितना म्यू के एम जी, बराबर ना. म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मतलब म्यू के एम जी अपॉन एम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के 0.4. तो A इक्वल टू 64 माइनस 0.4 mg अपॉन क्या. अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगा अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ऑप्शंस भी देख लो. ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शंस इज इन टर्म्स ऑफ g, लेकिन मास की वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो मास की वैल्यू जब तक नहीं है तब तक ये आंसर सॉल्व होगा क्या, नहीं. तो इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे केस 1 का रोल होता है. यहाँ पे तुमको मास मिलेगा कहाँ से, केस 1 से. किससे, केस 1. केस 1 और केस 2 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ओनली 1. सिर्फ यहाँ पे तुम क्या लिखने वाले हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ पे आ जाएगा FL, पक्का. गुड. देन क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो बॉडी सिर्फ जस्ट मूव हुआ. क्या हुआ, जस्ट मूव हुआ. जस्ट मूव होने का मतलब होता है कि एक्सेशन अभी तक हुआ नहीं. व्हाट इज FL देन, म्यू एल आर, हाँ म्यू एल मतलब म्यू एस. लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम होता है. म्यू एस क्या एम जी, बराबर. लेकिन FL इज इक्वल टू F. अरे जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा है तब तक अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं. तो यहाँ पे FL और F बैलेंस हुए कि नहीं हुए. हाँ तो FL की वैल्यू बताओ ना मेरे को, 64. कितनी है 64 न्यूटन. तो ये कौन है 64. व्हाट इज दिस वैल्यू 0.6. व्हाट इज दिस M तो फाइंड करना है, G को रहने दो, है ना. वैसे भी हमको यहाँ पे वो G कैंसिल कर देंगे हम लोग, वो हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा वो. तो व्हाट इज mg फ्रॉम हियर 64 by 0.6 मतलब 640 by 6. व्हाट इज 640 by 6, ठीक, बराबर. गुड. हाँ कि ना, हाँ सब्स्टिट्यूट कर दो उधर, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. फ्रॉम 1 and 2 you have A equal to 64 minus 0.4 mg. What is the value of mg? 320 by 3. 320 by 3 upon m. What is m? 320 by 3g. 320 by, हाँ तो 320 by 3g. ये g कहाँ जाएगा, और देखो एक g मतलब बराबर आ रहा है. बाकी सब नंबर्स और सिर्फ एक g, ठीक. बस इसको कैलकुलेट कर लो.
व्हाट इज 64 थ्री जा, जल्दी जल्दी जल्दी, 192, क्योंकि 60 थ्री इज 180 है ना, हाँ पक्का। 4 थ्री इज 12, व्हाट इज 64 थ्री जा 192 माइनस माइनस ये 10 इसको दे दो, व्हाट इज 32 फोर का 128, 128 बराबर करेक्ट। और एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ तो कितना बचा था डिवाइड बाय 3, और ये 320 बाय 3, और जी कहाँ गया ऊपर, वेरी गुड। तो 3 3 3 3 का आंसर, व्हाट इज 192 माइनस 128, 64 अपॉन 320, बताओ 1 एंड 5, 1 जा 5 जा, व्हाट इज 1 बाय 5 0.2, तो a इक्वल टू 0.2 g, a इक्वल टू 0.2 g, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a block moving up at 30 degree, theta equal to 30 degree with velocity of 5 meter per second stops after 0.5 second, then what is the value of mu? गुड क्वेश्चन। हमारे पास एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहा है और इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री, उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था 5, अब वो रुक गया, मतलब फाइनल स्पीड कितना हो गया 0, कितने टाइम के बाद रुका 0.5 सेकेंड, तो म्यू की वैल्यू पूछी है। तो मोस्ट एसेंशियल थिंग इज टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स। तुमको एक बार पैरामीटर समझ में आ गए ना, तो तुमको अपने आप ही इक्वेशंस आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज 5 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू कितनी है 0, टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, पक्का पक्का, गुड श्योर। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग यू, t, यू नो v, यू नो u, यू नो बॉडी इज मूविंग अप, मतलब a का इक्वेशन पता है, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ कि ना, यस, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है। v इज 0, u माइनस ए टी, माइनस क्यू रिटार्डेशन, तो यहाँ से u इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए टी, तो t क्या हो जाएगा u बाय ए, क्या हो जाएगा u बाय ए, u बाय ए, व्हाट इज a, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 5, g की वैल्यू बोला तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है 10 ले लेते हैं, व्हाट इज साइन 30 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू पूछी है ना, यस, और ये 0.5 दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू पूछी है, एंड कॉस ऑफ 30, उसको फिलहाल वैसा ही रखेंगे, उसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं, बाद में देखते हैं। यू नो दिस इज 1 दिस इज 10 यस, दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, ये पूरा यहाँ पे वहां बचा 1, तो साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 इक्वल्स टू 1, तो म्यू कॉस 30 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 30, विच इज नथिंग बट 1/2, therefore म्यू व्हाट इज cos 30 √3/2, मैं जानबूझ के 0.866 लिख नहीं रहा हूँ, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हाफ आया ना, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1/√3, म्यू इक्वल्स टू 1/√3, अब जिसको √3 की डायरेक्ट 1/√3 की वैल्यू नहीं पता, डजंट मैटर, व्हाट इज √3 1.732, उसको 1.75 मान लेके रफली मान सकते हो, मान सकते हो, अगर ऐसा मान सकते हो तो इसको तुम 3.5/2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, यस, तो इसको तुम 2/3.5 भी लिख सकते हो। तो अभी तुमको एक रफ आइडिया होना चाहिए व्हाट इज दिस वैल्यू। अभी इसके आगे क्या और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, अरे 4/7 20/35 4 व्हाट इज 4/7, लिटिल लेस देन 0.5, क्योंकि 4/8 होता तो क्या होता 0.5, 4/7 क्या होगा, बड़ा कि छोटा, लेस देन 0.5 ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा होना मतलब नंबर बड़ा होना, तो ये 20/30 का मतलब कितना 4/7, तो 4/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, तो 4/7 0.5 से बड़ा होगा, तो 0.6 के आसपास, मैं एग्जैक्ट ही करके दे देता हूँ बिकॉज
ऑफ कोर्स मेरे पास कैलकुलेटर है. 1 डिवाइडेड बाय 1.732, 0.577, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट आंसर इज 0.6. थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि नन ऑफ दिस भी दिया उन्होंने. दैट इज रिस्की, रियली रिस्की. तो अभी इसको फिलहाल तो मैं मान के चलता हूँ, नन हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे तुमको आंसर में कुछ देता हूँ. लेट अस से पॉइंट्स है ना, बताओ पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 5 kg rests on a rough horizontal surface, horizontal, no inclination, of coefficient of friction 0.2, मतलब static friction की वैल्यू है वो. The body is pulled through a distance of 10 मीटर. 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा. By horizontal force of 25 न्यूटन. The kinetic energy acquired by it is. Good. तो क्वेश्चन समझा. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 5 kg. वो क्या कर रहा है, आराम, रेस्ट. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2. हमने कितना फोर्स लगा दिया 25 न्यूटन, उसके से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर. तो कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हुआ, ऐसा क्वेश्चन. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इजी है. डू यू रिमेंबर हमने एक वर्क एनर्जी नाम का थ्योरम देखा था लॉज ऑफ मोशन में, याद है क्या? यस. तो बताओ, अगर आप बोलते हो यस तो बताओ व्हाट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम. व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, डिपेंड करता है. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही मूव करवा रहे हो तो हाइट चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते, उस केस में बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो थोड़ा सा वापस से हम लोग बेसिक्स बिल्ड करेंगे अच्छे से. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा था, लेट अस से अलोंग एक्स एक्सिस, और मैंने अगर फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस लगा दिया तो फोर्स ने क्या किया, वर्क. तो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा. तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले स्पीड कम था तो काइनेटिक एनर्जी कम था, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m स्पीड स्क्वायर. अब बढ़ गया ना, बराबर, क्या हो गया, बढ़ गया. क्या हो गया, बढ़ गया. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज. अब उल्टा भी सोच लो, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था और मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो स्पीड कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा. तो इस केस में वर्क डन अपीयर्स एज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. लेकिन वो जो केसेस थे उसमें हमने कहीं पे भी फ्रिक्शन की बात नहीं की थी. नाउ यू थिंक कि अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ विच इज अप्लाइड फोर्स एफ, जो 25 न्यूटन दिया हुआ है तुमको, करेक्ट. बॉडी इनिशियली तो रेस्ट पे था तो यू की तो 0 थी. 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है. तो एस डिस्टेंस के बाद कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, v. लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन था क्या, हाँ. तो फ्रिक्शन ने क्या किया, अपोज. कौन से फ्रिक्शन ने अपोज किया, काइनेटिक की स्टैटिक. वही तो बताया ही नहीं है, सम फ्रिक्शन. Body of mass 5 kg rests on a horizontal surface of coefficient of friction 0.2. 0.2. Very good. The body is pulled through a distance of 10 meter by horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by it. कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कि स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है कि स्टैटिक दिया है. सोचो अब मुझे आंसर बताओ. तो चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर. अब थोड़ा सा भी ध्यान देना, मैं तुमको डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला बना के दे देता हूँ, अगली बार से तुम डायरेक्ट यूज कर लेना. टोटल वर्क डन इक्वल टू, देखो सबसे पहले जो फोर्स मैं अप्लाई करूंगा
उस वो फोर्स वर्क करेगा ऑब्जेक्ट पे। वो वर्क के दो पार्ट है, एक नंबर वन टू ओवरकम फ्रिक्शन, टू ओवरकम फ्रिक्शन, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, प्लस जो बच गया वो अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, बताओ? टोटल वर्क माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। हाउ डू यू कैलकुलेट टोटल वर्क? व्हाट इज टोटल वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। एंड डू यू रिमेंबर व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? कल ही बताया था। बता दो बता दो बता दो, क्या था? म्यू एम जी, कल ही तो देखा था। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है? म्यू एम जी। व्हाट इज फोर्स? 25. How much is displacement? 10. What is mu value? 0.2. What is mass value? 5. What is this value? 10. पक्का? ये 250 और ये 100, 100 है ना ये? हाँ, नहीं, कितना है? 10। कितना है? 10 है ना ये? हाँ, तो 5 इंटू 0.2 इज 1 इंटू 10 इज 10। ये कितना है? 250 में से 10 गया, कितना आया? 240। तो आंसर तो नहीं आने वाला ना, 240 तो नहीं है आंसर, है क्या? नहीं, तो गलती कहाँ है? कुछ तो गड़बड़ है, तो बताओ क्या गड़बड़ है? देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने कल भी बोला था, तो थोड़ा सा डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देते हो। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। म्यू तो नंबर है, एम जी फोर्स है, क्या है? ये फोर्स इनटू डिस्टेंस है, और वो सिर्फ फोर्स है फ्रिक्शन का। चलेगा क्या ऐसा? तो क्या मिसिंग है? डिस्टेंस, तो इनटू क्या आएगा? 10। तो अभी बताओ आंसर क्या आएगा? कल मैंने बताया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कल दोनों बताया था मैंने। तो कितना होगा ये? 250 में से कितना गया? 100, तो कितना आया? 150। क्या लिखूं? न्यूटन लिखूं, जूल लिखूं, क्या लिखूं? जल्दी बताओ। हाँ, जूल, बराबर। तो छोटे छोटे गलती कहाँ होती है वो समझ लो। नंबर वन, क्वेश्चन वाज डैम सिंपल। एक ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे, उस पर फोर्स लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, ये एकदम क्लियर। व्हाट इज टोटल वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स? 25 इनटू 10। हाउ मच इज टोटल वर्क डन? 250। कितना? 250। इसमें से कुछ पार्ट ऑफ वर्क यूज होगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, उतना माइनस कर लेना टोटल में से, जो बच गया वो अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कितना होता है? म्यू एम जी एस। व्हाट इज म्यू? 0.2। व्हाट इज एम? 5 इंटू 0.2 इज 1। व्हाट इज जी? 10। क्वेश्चन में बोला है 10, और एस कितना? 10। 10 इंटू 10 100। 250 में से 100 गए, तो कितना बचा? 150। तो आंसर कितना आएगा? 150। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 किलोग्राम ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन टू हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट वर्ड है, हाइट ऑफ 10 मीटर। टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी g to be 10, the work done against friction is. So now do you remember? If you remember, and you should remember, what is the total work done? Work done against gravity plus work done against friction. पक्का पक्का? आपको क्या पूछा है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ये क्या होगा? टोटल वर्क डन माइनस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, सही है क्या? व्हाट इज टोटल वर्क डन? 300। और याद होगा आपको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मैंने तुमको फॉर्मूला दिया था, mgh। mgh, व्हाट इज m वैल्यू? अच्छा दिया है 2। व्हाट इज g वैल्यू? व्हाट इज हाइट वैल्यू? 10। तो व्हाट इज द आंसर? 100। तो आंसर इज 100 जूल। तो ये तो कुछ था ही नहीं, ऑप्शन है डन। पक्का पक्का? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व किया क्या आपने? हाँ, ये सॉल्व किया, गुड। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, स्लाइड्स डाउन a rough inclined plane of inclination 60 degree starting from the top. If the coefficient of kinetic friction is 0.5 and length of the plane is 1 meter, then work done against friction is. बताओ कैसे सॉल्व किया, या करना बाकी है? बाकी है। मास कितना है? 1 kg। कैसे आ रहा है?
नीचे 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 तो a इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. डू यू नो वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू 0.5, करेक्ट. यू नो थीटा? यस, गुड. क्या पूछा है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. याद है क्या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया था तुमको, मैंने बताया था. मैंने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया था. म्यू एन जी एस कॉस थीटा. नहीं याद आना ना? नहीं याद आता. चलो ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे. टोटल वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यस और नो? फोर्स इज मास इनटू एक्सेशन इनटू एस आ गया. यस और नो? यस. डाउन है कि अप है? डाउन है. तो क्या लिखेंगे? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू क्या? एस. तो क्या हो जाएगा? एम जी एस साइन थीटा माइनस एम जी एस म्यू कॉस थीटा. जिसमें म्यू है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, जिसमें म्यू नहीं है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है. तुमको पूछा क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? एम जी एस म्यू कॉस थीटा. तो मैंने क्या लिखा? सही लिखा कि नहीं? हाँ तो सही है वो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? इज इट 0.5? यस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? अरे डिस्टेंस बोला, कितना बोला है? 1 मीटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 60? हाफ. कितना? हाफ. 0.5 इंटू 10/2 कितना हो गया? 2.5. तो व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? 2.5 है क्या? आंसर है. हमारा 2.5 आता है. क्यों आया? क्योंकि हमने जी की वैल्यू कितनी ली? 10. अगर 9.8 लेते तो कितना आता? 2.45. कितना आता? 2.45. सिर्फ जी की वैल्यू जो है वो 10 लेने की वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा अब आ जाएगा. अभी ये 2.45 जो हो गया खत्म. सिंपल सिंपल. जल्दी जल्दी. डन. अगला क्वेश्चन तुम विदाउट पेन पेपर बताओगे. नो पेन पेपर अलाउड, सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशंस. कोई लिखेगा नहीं. सबका ध्यान यहाँ पे. ब्लॉक ऑफ मास 50 kg. ओके. स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल. इंक्लिनेशन नहीं है. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस 0.2, व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? म्यू एम जी एस और cos 0 1 म्यू. कितना म्यू? म्यू कितना? म्यू 0.2. एम कितना? 50 इंटू 0.2 कितना होता है? 10. करेक्ट. म्यू एम जी की वैल्यू 9.8 इंटू 1 कितना? 90 है ऑप्शन. बोले फ्रिक्शन डिफिकल्ट है. ऐसा कौन बोला फ्रिक्शन डिफिकल्ट है? नहीं, इजी है. यस. तो ये भी तुम मुझे डायरेक्टली बताओगे. और 2 kg मास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. यू की वैल्यू 0 है. ऑन एन इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस, स्मूथ नो फ्रिक्शन, with inclination of 30 and length 2 meter. How much will it travel before coming to rest on a surface with coefficient of friction 0.25? तो पहला केस था स्मूथ सरफेस का, उसकी इंफॉर्मेशन दी है. फिर बोला है कि अगर स्मूथ के पे रफ सरफेस होता तो कितना ट्रैवल करता. करेक्ट. तो आई गिव यू 2 minutes to solve and tell me the answer. देखो ये जो तुमको मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था ना, वो बेसिकली इसलिए था कि यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड. अब देखो सबसे पहले सबका ध्यान यहाँ पे. 2 किलोग्राम मास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. तो क्वेश्चन को रीड करना इज रियली इसेंशियल. प्रॉपरली रीड करना इसेंशियल है. तो ऐसा इंक्लाइन प्लेन है. इस पे ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे. वहां से ये स्टार्ट हुआ. वहां से ये स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ. बराबर. ये सरफेस क्या था? स्मूथ था. अब विद इंक्लिनेशन ऑफ कितना? 30 डिग्री.
और इसका लेंथ कितना है 2 मीटर, तो इसको S1 बोल देते हो, कितना हो गया 2 मीटर। हाउ मच विल इट ट्रैवल, कहीं बोला है क्या इंक्लाइन सरफेस पे? नहीं। इसका मतलब पता है क्या है कि ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या कि रुक नहीं जाएगा। यहाँ 0 स्पीड था, यहाँ पे स्पीड 0 है क्या? नहीं। इसके बाद वो और आगे जाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टल सरफेस। और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, ये क्या है? रफ है। और फ्रिक्शन कितना है इधर? 0.25। और ये डिस्टेंस तुमको पूछा है S2। अब क्वेश्चन समझा? क्योंकि तुम क्वेश्चन गलत समझ रहे थे तो सॉल्व कैसे होने वाला था। तो मोशन स्टार्ट हुआ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया, तो तुमको टास्क नंबर 1, तुमको पता है u क्या है? 0, क्योंकि रेस से स्टार्ट हुआ, राइट। तुमको पता है कि s कितना है? यस, करेक्ट। तो तुम v निकाल सकते हो, v² = u² + 2as। ये जो पहले केस का v है फाइनल स्पीड है, दूसरे केस का इनिशियल स्पीड बन जाएगा, और दूसरे केस का फाइनल कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 0। तो इसको इमेजिन करने के लिए काम करते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। तो केस 1 इज बेसिकली फ्रॉम A to B, ये केस 1 है आपका। केस 1 का इनिशियल स्पीड कितना है? 0। फाइनल स्पीड फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो v² = u² + 2as। तो v1 u1 और a1 और s1। तो v1² = कितना? 0। a1 कितना? भूल गए g sin थीटा। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे g sin थीटा। करेक्ट? पक्का? गुड। और अगर फ्रिक्शन होता तो -μ cos थीटा और आता है एक्स्ट्रा, S1 बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? बोला है क्या 10 देने के लिए? नहीं। तो चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेट करते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? 60 की 30? 30, गुड फॉर अस। sin 30। व्हाट इज S1? S1 कितना? 2। sin 30 is 1/2 और ये 2, तो कितना हो गया ये? 20। तो v1² कितना है? 20। तो v1² 20 है। ये केस 1 खत्म। केस 2 यहां से स्टार्ट, फ्रॉम B to C। सेकेंड केस का इनिशियल स्पीड है, फर्स्ट केस का फाइनल स्पीड है, तो स्क्वायर भी सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ। फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड केस कितना है? 0। तो स्क्वायर भी क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। वेरी गुड। तो v2² = u2² + 2a2 S2। हाँ कि ना? हाँ। ये कितना है? 0। u2 मतलब कितना? v1² मतलब कितना? 20। माइनस क्यों माइनस? रिटार्डेशन इनटू a2। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है? μg। क्या होता है? μg। और S2 तो तुमको फाइंड ही करना है ना, फाइंड करने के लिए बोला है ना। वेरी गुड। तो 2 μg S2 = कितना आया? 20। कितना आया? 20। कितना आया? 20। तो S2 = 20/2 μg। तो 10/μg। What is the value of mu? 0.25। वेरी गुड। 0.25। g की 10 ले लो, 10। ये 1/4 होता है, तो आंसर कितना हो गया? 4। तो 4 आना ही चाहिए, होगा ही। ऑप्शन है। समझने का क्वेश्चन अच्छे से? तो जो इंक्लाइन प्लेन था वो स्मूथ था, और हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या था? रफ था। तो इसको ऐसा मत इमेजिन करना कि इंक्लाइन से आया फिर वापस इंक्लाइन पे गया। किस पे गया? हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे। डन। So that's it for today.